हम जुडिकेचर देख रहे हैं। जुडिकेचर किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपके जजेस हैं या आपके कोर्ट्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है या फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है सारे। उनको हम देख रहे हैं कि ये कैसे, हमने पहले आपको बाकी जो जितने भी हैं टॉपिक्स वो यूट्यूब पे मेरे नाम से है, मेरा चैनल भी वहाँ पे मिल जाएंगे सारे। हमने इसके अंदर हाई कोर्ट भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में देखा है, जो आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 100 मोटो देखते हैं, ठीक है, या आप रिट जुरिस्डिक्शन है, डिटेल नोट जो आपका जो उसके अंदर आपने ये 6 किस्म की रिट्स है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा हुआ है। कौन सी है मैडम? मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोवरंटो, सर्शराय, और कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, और नंबर 6 आपकी फंडामेंटल रिट है। ये सारों को हमने डिटेल में देख लिया इससे पहले। अच्छा, हम कल से जो आपका ये टॉपिक है वो पार्ट 7 है, और इसके अंदर ये चैप्टर 2 था, ये चैप्टर 3 है और ये 3A है। ये आपका चैप्टर है इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कल हमने जितना देखा था वो देखा था कि फेडरल शरीयत कोर्ट बनती कैसे है, उसके अंदर जजेस कौन से होते हैं, ठीक है, जजेस की तादाद कितनी होती है, और उस तादाद हमने देखा एक चीफ जस्टिस साहब होंगे उसके अंदर, जो कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। बाकी टोटल 8 जजेस होंगे, 8 में से 4 जजेस हाई कोर्ट के होंगे, बाकी 3 उसमें से क्या होंगे? उलमा होंगे। और उलमा कौन से वाले? जिसकी कम से कम 15 साल की स्टैंडिंग होगी किस चीज में? इस्लामिक लॉ के अंदर, वो जजेस होंगे आपके। टोटल मिलाकर ये कितने होंगे? 8 होंगे फेडरल शरीयत कोर्ट। अच्छा, उस आज हमने जो देखना है, कल हमने इसकी रेम्यूनरेशन भी देख ली थी, कितने पैसे लेते हैं, इसका रेजिग्नेशन भी हमने देख लिया था कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर ये प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करता है। ओथ इसका 3rd स्केड्यूल पीछे बनाया हुआ है, उसके तहत ये ओथ उसके अंदर दिए हमें सारे के सारे, वो ओथ ले लेते हैं। अब आज हमने इसकी देखनी है कि जुरिस्डिक्शन, एक तो रीजनल जुरिस्डिक्शन 203 डबल डी में दी हुई है, इसके अलावा इसकी एपलेट जुरिस्डिक्शन है, एफ में दी हुई है। वो चीज़ें आज हमने देखनी। कल हमने इससे पहले जो नए बच्चे हैं वो इंशाल्लाह वक्तन जो चीज़ें आप पढ़ के आएंगे, नहीं आएंगे समझ, तो इंशाल्लाह देख लेंगे। तो आज हम इसको ये देखने जा रहे हैं कि 203 डबल डी तक हमने आज डबल डी आज हमने पढ़ना है। तो आप लोगों के पास किताब नहीं है तो शेयर कर लें, किसी के पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपके पास नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, मैसेज चलिए ठीक है। अच्छा, कल जहाँ तक हमने देखा था वो था 203D तक। आज जो हम देखने लगे हैं 203D एंड पे मिला कि नहीं मिला? बेटा इधर होगा, इधर 183 इससे पीछे इधर पीछे कर, तो ये एफ आ गया, इससे पीछे है ना, आ गया शाबाश। अच्छा, 203 डबल डी आज हम पढ़ने लगे हैं। सर एक्सक्यूज मी, वो जो कल पढ़ा ना सर, वो प्लीज थोड़ा सा वो लिखते हैं आर्टिकल और उसकी जैसे हमने अपॉइंटमेंट की, और इसके अलावा देखिए मैंने कल आपको जो आपका आर्टिकल है ना 203C वो डिटेल है। बाकी पीछे जाएंगे ना हाई कोर्ट के अंदर, अगर हाई कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट देखा था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अगर इसकी प्रोविजंस के अंदर जाए तो 183 से ऑनवर्ड 181, 182, 183
184, ये सारी प्रोविजंस हैं इसकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। और अगर हाई कोर्ट के अंदर आएंगे तो 191 से ऑनवर्ड वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। 192, 193, 194, 199 उस वहाँ तक जाएगा, ठीक है। 200 के बाद ये 201 तक हाई कोर्ट चलता है। उसके बाद 202 ये क्या शुरू हो जाता है आगे, फेडरल शरीयत कोर्ट शुरू हो जाता है। सर यही मैं कह रही हूँ कि इसके प्लीज आर्टिकल पहले वाले लिख दीजिए 203 डी से पहले वाले। अच्छा, हमने 203A देखा है कल, 203A, ठीक है। उसको हमने देखा है कि ये क्या है। अब इसको हमने ये वो कह रहा है कि ये ओवरराइड करके आप बी में डेफिनेशन है, और ये 203C है जिसको हमने कल डिटेल में देखा था। आपको वो YouTube पे मिल जाएगा, नहीं आपको तो मैं इसको अगेन इसके साइनॉप्सिस बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो इजीली समझ आती रहे। पहली बात तो जो मैंने कल बताई कि इसके अंदर टोटल कितने जजेस होंगे, 8 जजेस होंगे, ठीक है। तो वो 8 जजेस, और जजेस कौन से होंगे, मुस्लिम। फेडरल, क्योंकि ये फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये 1980 में बनी थी। कब बनी थी, 1980 में। उससे पहले फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं थी। उसकी वजह क्यों नहीं थी कि उससे पहले जो हदूद लॉज थे ना वो 1979 में आए थे। उससे पहले हदूद हद का कोई ताल्लुक ही नहीं था। आप देखते हैं जिना है तो जिना बिल जबर और जिना बिल कंसेंट। जबर वाला तो है आपका 376 PPC, बट जो है 579 79 5-7 नंबर एक्ट है, और 79 क्या है आपका ऑर्डिनेंस है। वो आपका जिना है बिल कंसेंट है जो कि दिया हुआ है हदूद लॉज में। इसी तरह आपका थेफ्ट है तो वो थेफ्ट भी एक्ट नंबर 8 दिया हुआ है। एक थेफ्ट है लायबल टू हद और एक लायबल टू ताजीर। जो ताजीर वाला वो 378 है। अब ये देखिए जितने 8 किस्म के हमने ड्रिंकिंग और कज़ब वो हमने सारा देखना है, वो प्रोहिबिशन वो सारे आपके क्या है, हदूद लॉज है। अब देखिए हदूद लॉज में जिस वक्त हद में किसी को सजा होती है ना तो वो आम कोर्ट में उसकी अपील नहीं जाती। उसकी अपील कहाँ जानी है, उसने कहा डायरेक्ट पहले रिवीजन जाएगी फेडरल शरीयत कोर्ट में। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला उसको उसके हक में आ जाए या खिलाफ आ जाए तो फिर है उसकी अपील। अपील कहाँ जानी है, अपील 2 तरह से है। एक तो है अगर मुझे कन्विक्ट किया था हदूद लॉज में किसी तरह भी, मेरे हाथ काटने का हुक्म दे दिया, हद है ना, व्हिपिंग का, कोड़े मारने का मुझे हुक्म दे दिया, तो मुझे तो क्या हो गया, सजा मिल गई, मैं चला गया फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा ठीक सजा, मैं कहाँ जाऊँ। उसने कहा या उसने बरी कर दिया, 2 काम में से एक कर सकता है ना, या उसको बरी करेगा या उसको सजा इनहैंस भी कर सकता है। क्योंकि रिविजनल जुरिस्डिक्शन जितनी भी होती है ना, अगर क्रिमिनल में देखेंगे ना 439 या 439A है उसके अंदर भी, और अगर 115 देखते हो CPC के अंदर, तो वहाँ पे भी क्या है, इनहैंस सिर्फ रिवीजन में हो सकती है, अपील में सजा बढ़ नहीं सकती। जितनी है उतनी अपहरण तो हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, इनहैंस नहीं हो सकती। इनहैंस सिर्फ एक सूरत में होती है, रिवीजन में। इसलिए डिविजनल कोर्ट की पार कितनी बड़ी है, डिविजनल कोर्ट की उससे अलावा पार है वो बहुत ज्यादा पार, ठीक है। तो वो 336 37 वो उसके हमने पढ़े हुए हैं CRPC के अंदर, तो वो पार है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर जो आपका हदूद लॉज के अंदर सजा हुई उसकी सजा अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपहरण कर ली या उसको इनहैंस कर दिया, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, मैं तो अग्रीव हूँ। अगर तो क्विट कर दिया तो गवर्नमेंट अग्रीव। और वो पता है प्रोसिक्यूशन डिफेंस, मतलब किसी के घर में चोरी होती है, किसी के घर में ऑफेंस होता है तो उसके घर नहीं होता, एक्चुअली स्टेट आ जाती। सरकार बनाम देखा होगा ना, सरकार बनाम ABC या ABC बनाम सरकार, जिसे घर हुई उसका ना ही कोई नहीं होता, नहीं बुला रहे होते ना। आप देखा सरकार बनाम फला, तो सरकार कहाँ से आ जाती है, सरकार तब आती है क्योंकि सरकार का लॉ है और लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना सरकार का काम है। इसीलिए ADPP DDPP ये सारे देख रहे होते हैं। अब अगर तो क्विट हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तो गवर्नमेंट अग्रीव्ड हुई ना,
प्रोसिक्यूशन अग्रीव्ड है, तो उस सूरत में अपील सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट करेगी। और अगर वो इनहैंस होगी सजा या पहले एक्विट था तो उसने उसको सजा दे दी, दोनों सूरतों में वो बंदा अग्रीव्ड है, तो फिर वो भी क्या कर सकता है, अपील सुप्रीम कोर्ट में, लास्ट में है, आगे आएगा। ठीक है, तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट का मकसद ये था बनाने का कि जितनी भी या कोई कानून देखते हो, कोई भी कानून है, वो कॉन्ट्रेरी टू द इंजंक्शंस ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना बन जाता है। कोई ऐसी प्रोविजन आ जाए कि वो इस्लाम के खिलाफ हो, जो आपके बेसिक लॉज हैं उनके खिलाफ हो, तो आप कहाँ जाए? वो कहता है आप डायरेक्ट फेडरल शरीयत कोर्ट चलेंगे, फेडरल शरीयत कोर्ट जाएंगे, फेडरल शरीयत कोर्ट देखेगा उसको। आप डायरेक्ट, आपने देखा होगा सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ का, अभी तक चैलेंज है कहाँ पे? शरीयत कोर्ट। ठीक है, जैसे रिबा है, आप देख कहते हो जो सूद हराम है, ऐसा ही है ना, तो वो कहाँ चैलेंज करना है? वो और कोई फोरम नहीं है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, तो फेडरल शरीयत कोर्ट में होगा। हदूद लॉज बहुत चीजें हैं ना। अच्छा, कोई भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस है जो कि कानून, जो इस्लामिक कानून है उसके खिलाफ है, क्योंकि इसका नाम ही FSC का मतलब फेडरल शरीयत कोर्ट है, शरीयत कोर्ट है। ठीक है, तो ये शरीयत को नाफज करवाना, ये शरीयत के खिलाफ कोई बात जाती है वो सारी इसने करवानी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक बात उसने कहा कि मुस्लिम जजेस होने चाहिए, 8 के 8, नॉन मुस्लिम नहीं होगा। बाकी आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखते हो नॉन मुस्लिम भी आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट है इनकी, वो प्रेसिडेंट ही करता है। 175A जो आपकी 18th अमेंडमेंट आई थी, कब आई थी 18th अमेंडमेंट? जी 2010 में। ये अभी हम टीवी पे भी देखते हैं, जरदारी कहता है कि जी हमने की थी ये अमेंडमेंट, हमने की थी। ठीक है, तो वो हम वाली अमेंडमेंट है। ये वो अमेंडमेंट में इन्होंने पहले हर जज का, जहाँ पे कोर्ट होती थी ना, लाइक अभी हम 203 पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ही उसके अपॉइंटमेंट का तरीका बताया होता है। अगर 184, 180 पढ़ रहे हैं, 181 पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ही तरीका होता था। 192 पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर तरीका होता था जज अपॉइंट करने का, हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के अलग तरीका था, हाई कोर्ट का वाल जिहाद ट्रस्ट केस आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर ये इन्होंने तरीक़ेकार बताया था कि जज अपॉइंट कैसे होते हैं। वो आपने जब पढ़ के आए हैं, खैर कर लिया लॉ, जैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी थी हमने कभी, तो उसके अंदर हमें वो हिस्ट्री के अंदर कोई नवाज शरीफ केस, भुट्टो केस, नुसरत भुट्टो केस, आसमा जिलानी केस, 200 केस, वो जो था मौलवी तमीज़ुद्दीन के बदतमीज़ुद्दीन, ठीक है, वो तमीज़ुद्दीन, वो सारे केसेस हमने पढ़े थे। वो कोई मार्शल लॉ के खिलाफ थे, कोई नैब कानून के खिलाफ थे। ठीक है, कोई ऐसा केस था जिसके अंदर ये काम हुआ। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो अल जिहाद ट्रस्ट केस था एक, उसके अंदर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डिटरमिन किया था कि अपॉइंटमेंट ऐसे 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 करके होती है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं वापस कि मुस्लिम जजेस होंगे। फिर ये देखिए यार, ये दरवाजे के पीछे लगे हुए वो ब्रेकर, ब्रेक हो गया, ब्रेकर इसका, वो उसको उठा, वो इसी चलते दरवाजे के बिल्कुल पीछे, दरवाज़ा बंद कर रहा। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये थी। फिर उसने कहा जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा, वो क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, तो उसको क्या लगाएंगे, चीफ जस्टिस लगाएंगे। ठीक है, ये 203 सी में ही है ना? ये सब कुछ सी में, जब तक मैं सी के आगे जाऊंगा तो फिर वो डी बोल दूंगा। ओके, ये जब सब कुछ किस में है, सी में है, ये सी के 3 में है। अगली बात, जो जज होंगे उसमें से, जो मैं पहले बात बता रहा था कि इसमें से कितने, 4 जजेस क्या होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, और 3 उलमा होंगे। क्या होंगे, ये बात 3A में लिखी हुई है। क्या कहता है, ऑफ जजेस नॉट मोर देन 4 शैल बी पर्सन ईच वन ऑफ whom is or has been, is or has been, ये रहा होगा, रहा नहीं मिला। उधर दरवाजा है ना जो खोलते हैं, जहाँ पे वो कैलेंडर लगा हुआ है, उसके पीछे ब्रेकर लगे हुए हैं, ब्रेकर को उठाना है आपने। अच्छा आगे है जी, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट
नॉट मोर देन 3 शैल बी उलमा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, हैविंग एट लीस्ट 15 years एक्सपीरियंस इन इस्लामिक लॉ। कितना? 15 years 15 years experience in Islamic law। ठीक है, आगे सर 4 चीफ जस्टिस आपने बताया हाई कोर्ट। वो चीफ जस्टिस नहीं बेटा, नहीं वो वो जस्ट जजेस। अच्छा अब ले judges। वो नहीं, वो भी बहुत बेड़ा करता है। एक मिनट रुको, चलो हम सारे तजर्बे करेंगे उसके। हाँ ठीक है, आ जा। आजो बेटा, चल पड़े, आजो आजो। थल्ले पे सारे उत्ते खड़े हो तो थल्ले की तरह लग गया। अच्छा, और बंदा सी ना तो पुत्र जी पॉइंट हो गया है, एयरफोर्स में भर्ती हो गया। तो मैं क्या पुत्र तू एयरफोर्स भर्ती हो गया, सानू क्या पता लगेगा कि तू मेरा पुत्र लग गया। उन्हें कहा फिक्र ना कर, काला बम अपने करे सकता, तो तेरे पता लग जाएगा कि तेरा पुत्र लग गया। सर एक मेरे भी तौर मैंने कुछ समझा कि हमारा तरीका कौन सा होगा। देखिए ना, वही गल है, पहले रकम खराब करेगा फिर ठीक करेगा, है ना। अच्छा, अगली बात 4 के अंदर 203C का 4 है, कहता है चीफ जस्टिस एंड अ जज शैल होल्ड ऑफिस टेन्योर, बता रहा है कि कितना टेन्योर होगा, कितना टेन्योर होगा 3 years, टेन्योर होगा 3 years। लेकिन ये कोई कम से कम इतना होगा, बाकी ये प्रेसिडेंट की सोल पावर है कि वो उसको कितनी टर्म्स के लिए मजीद बढ़ा दे। ठीक है, बट मे बी अपॉइंटेड फॉर सच फर्दर टर्म आर टर्म्स एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमिन। उसके बाद है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ जज ऑफ हाई कोर्ट शैल नॉट बी अपॉइंटेड टू बी अ जज एक्सेप्ट विद कंसेंट एंड एक्सेप्ट वेयर द जज इज हिमसेल्फ अ चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो खुद ये चीफ जस्टिस कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के साथ जज लगाया जाएगा। ठीक है, 4A क्या कहता है, चीफ जस्टिस इफ ही इज नॉट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ जज हु इज नॉट अ जज ऑफ हाई कोर्ट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। वो क्या कर सकते हैं, ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस किसको करेंगे, प्रेसिडेंट। Next को भी the chief justice and a judge shall not be removed from office except like manner on the ground of judge of जिस तरह जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को निकाला जा सकता मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर, मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर, उसी तरह इन जजेस को भी निकाला जा सकता है। फिर 6 है जी द प्रिंसिपल सीट। अब देखिए सीट्स, अब देखिए सीट्स, जैसे हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट की सीट्स, आपके पंजाब का हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है, हाई कोर्ट, पंजाब के हाई कोर्ट की लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर पंजाब पूरे की प्रिंसिपल सीट है। अब इसके बेंचेस हैं, कौन कौन से बेंचेस हैं, मुल्तान, भावलपुर, पिंडी, ये 3 बेंचेस हैं। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है, इस्लामाबाद, उसकी भी रजिस्ट्रियां हैं, जैसे क्वेटा में है, कराची सिंध में है और लाहौर में है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी होती जहां जहां वो बना दें। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट की भी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में, और बाकी जो लाहौर में भी है, बट वो प्रेसिडेंट की अपनी बात है, वो हर महल्ले च बिठा दे, उसकी मर्जी, वो जहां चाहे वहां पे इसकी सीट क्रिएट कर सकता है, बिठा सकते हैं। वो केसेस जहाँ पे होते हैं ज्यादा, अब यहाँ का बंदा इस्लामाबाद तो नहीं जा सकता ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का केस आपने करना हो तो वो आप यहीं रजिस्ट्री में चले जाते हैं, वहां कर लेते हैं। चलिए, ये ना आजकल लाइट बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो पता लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी 7, 203 7। वो क्या कहता है
बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस, वही जो मैंने कहा था थर्ड स्केड्यूल में उसका ओथ दिया हुआ है, वो ओथ लेगा। हाँ, प्रेसिडेंट के सामने ओथ किसके सामने लेगा? प्रेसिडेंट। फिर आगे 8 है 203 का 8, एट एनी टाइम व्हेन चीफ जस्टिस और अ जज इज एब्सेंट or is unable to perform the functions of his office, the president shall appoint other person qualified to perform। मतलब अगर एक छुट्टी पे है, एब्सेंट है, तो फिर कौन आएगा? कहता उसकी जगह जो बाकी बैठा होगा उसमें से ऊपर ले आएगा, हाई कोर्ट में से या सुप्रीम कोर्ट में से, कि आप इस वक्त एज ए जज काम कौन सा करो? फेडरल शरीयत कोर्ट। इसी तरह 9 है, द चीफ जस्टिस हु इज नॉट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सेम रेम्युनरेशन। अगर तनख्वाह भी तो देनी है ना, कितनी तनख्वाह देनी है? उतनी जितनी सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह, जज की तनख्वाह होती है, उतनी इनकी तनख्वाहें होंगी। वो छोड़ो, पर उधर चल गए। अच्छा, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ जज इज ऑलरेडी ड्राइंग अ पेंशन, रिटायर्ड जज भी, उसने कहा ना हैज बीन, उसने कहा जज इज और हैज बीन, मतलब या रह चुका हो या हो। तो अगर तो कोई रिटायर भी है तो जो पेंशन पहले ही ले रहा है, फिर क्या होगा? ऑफ एनी अदर पोस्ट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेंशन एडमिसिबल अंडर दिस क्लॉज। तो उसकी फिर क्या होगा? वो उसकी पेंशन डिडक्ट कर ली जाएगी, क्योंकि इतने में पैसे ले रहे हैं, उधरों भी ले रहे हैं, डबल डबल नहीं ले रहे। अगली बात है जी, अब 203 डी पे चल रहा है। इस पे डी पे अब वो बताएगा पास jurisdiction and functions of court। तो उसकी क्या फंक्शन है, क्या पार्ट्स हैं और क्या jurisdiction है। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी ऐसा काम जो रिपग्नेंट टू द इस्लामिक इंजंक्शंस एंड कुरान होगा, उसको ये सुनेगा और वो उसको ये रेफर करेगा। रेफर किस तरह करेगा कि अब आप कहते हो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ये पीछे बनी हुई है, पहले कंकरेंट लिस्ट हुआ करती थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। कंकरेंट से मुराद कुछ लॉज थे पंजाब के, कुछ वहाँ के, तो वो मिला के कंकरेंट लिस्ट बना दी गई थी। कंकरेंट लिस्ट ख़त्म कर दी गई है, अब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट रह गई है, जिसके अंदर ये पीछे बनी हुई है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पे आपको मिल जाएगी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये देखिए, ये 4th स्केड्यूल है, एंड पे बना हुआ, ठीक है। इसके नीचे भी लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव लिस्ट, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये लिखा हुआ है। ये एंड पे मिल गया 4th स्केड्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर कोई कानून ऐसा है जो इस लिस्ट में है और वो कानून किसका है, फेडरल को इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो फिर फेडरल को रेफर कर देगी कौन? गवर्नमेंट, जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, जो उसको कहेगा, उसको कहेगी भाई इस कानून को ठीक करो। और अगर किसी प्रोविंस का है तो फिर वो क्या करेगा? प्रोविंस को कर देंगे रेफर। ये यहाँ पे बताया जा रहा है 1A के अंदर। और अगली बात है 2 200D2 203D2 क्या कहता है? If the court decide that any law or provision of law is repugnant to the injunctions of Islam, it shall set out in its decision। क्या करेगा? The reason of its holding that opinion, मैं ये क्यों opinion दिए भी repugnant है? That then every order should be based on reasoning, जिसको हम कहते हैं speaking order होना चाहिए। तो ये वो order है। फिर and the extent to which such law provision is repugnant, भाई सारा law repugnant है, ये किस हद तक है, या ये 2-4 provisions हैं, ये भी बताएगा। फिर and specify the day on which the decision shall take effect, प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये भी बताएगा कि ये कल से लागू हो जाएगा या ये 10 दिन के बाद लागू हो जाएगा, वो डेट भी बताएगा कि इसका इफेक्ट। आप देखते हो ना कि एक लॉ को बनाने की डेट होती है और एक इन्फोर्समेंट की डेट होती है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? 12 अप्रैल को, और इन्फोर्स कब हुआ है? मार्च में, ठीक है, हाँ जी। तो ये बनने की और इन्फोर्स होने की इसकी डेट्स अलग अलग होती है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि अगर कोई प्रोविजन गलत कर रहा है, उसने कह दिया ये गलत है, तो फिर उसका इफेक्ट कब से होगा वो बताएगा, जनाब कल से होगा
या ये 10 दिन के बाद होगा, स्पेसिफाई कर दे। अगली बात, प्रोवाइडेड दैट नो सच डिसीजन शैल बी डीम्ड टू टेक इफेक्ट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड। अब उसका, अब देखिए एक लॉ खत्म कर दिया, लेकिन उस हर बंदे के पास अपील का राइट तो होता है, वो अपील करेंगे। तो कहते तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी जब तक अपील का टाइम है। अगर अपील हो गई है तो फिर जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती तब तक उसका लागू वो नहीं होगा। इसी तरह एनी लॉ और प्रोविजन ऑफ लॉ इज हेल्ड by the court to be repugnant to the injunction of Islam, the precedent in case of law with respect to matter of federal legislature or the concurrent legislative list, ये ना ही कर दिए ना तो, or the governor in the case of the law with respect to matter not enumerated in either of those lists shall take steps to amend। ये हम 3A पढ़ रहे हैं इसका, 203B का 3A, and shall take steps, वो अमेंड कर देगा। फिर वो अगर तो सूबे का है तो गवर्नर को कहेंगे कि इसको अमेंड करें, और अगर फेडरल का है तो फिर किसको कहेंगे, प्रेसिडेंट को उसको अमेंड करें। एंड सच लॉ शैल बी एक्सटेंड टू व्हिच द हेल्ड इज रिपग्नेंट सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द डे ऑन व्हिच द डिसीजन ऑफ कोर्ट टेक्स इफेक्ट। उस दिन से फिर वो सीज हो जाएगा, पुराना खत्म हो जाएगा, नया आ जाएगा। अब डी है 203 डी, जिसको रिवीजन कहते हैं, रिविजनल एंड अदर जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, 203 डी। अब बेल भी इसी के अंदर ही ली जा सकती है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भाई मैं बेल कहाँ से लूँ, भाई हर चीज का तो बेल का प्रोसीजर आम लॉज का तो लिखा हुआ है, फेडरल शरीयत कोर्ट में आगे कैसे लूँ, तो वो इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर वो सेंटेंस में है और उन्होंने रिवीजन दायर कर दिया है तो फिर वो क्या करेंगे, इसको जमानत दे देंगे, इसको बेल दे देंगे। द कोर्ट मे कॉल फॉर द एग्जामिन द record of any case decided by any criminal court under the law relating to the enforcement of hudud for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any finding, sentence or order recorded or passed by, and as to the regularity of any proceeding of such court, and may, when calling for such record, direct that the execution of any sentence be suspended, and if accused is in confinement, मतलब in jail, in सजा में है, that he be released on bail or on his own bond pending the examination of the record। जब तक रिकॉर्ड नहीं चेक कर लिया जाता तब तक उसको छोड़ देंगे, जमानत देंगे। फिर in any case the record of which has been called for by the court may pass such order as may deem fit and may enhance the sentence। मैंने कहा था रिवीजन ऐसी चीज, इसमें सेंटेंस क्या हो सकती है, इनहैंस हो सकती है। फिर प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ द कन्विक्शन। मतलब किसी के एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं बदल सकते। ठीक है, एंड नो ऑर्डर दिस आर्टिकल शैल बी मेड टू बी प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड अनलेस ही हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन हिज ओन डिफेंस। मतलब नो वन शुड बी कंडेम्ड, अनहर्ड वाली बात कि हर बंदे को सुन के फैसला करना है, ऐਵੇਂ फैसला नहीं करना। ये द कोर्ट शैल हैव अदर जुरिसडिक्शन एज बी कन्फर्ड बाय लॉ। बाकी सारी जुरिसडिक्शन जो किसी और लॉ ने दी होती हैं, इस फेडरल शरीयत कोर्ट के पास भी सारी जुरिसडिक्शन है। और पावर एंड प्रोसीजर क्या है इसकी, सारी वो सीपीसी वाली पावर्स, सारी समन करने, किसी को अरेस्ट करवाना, किसी को बुलवाना, वो सारी 1908 वाला रिसीव एफिडेविट के जरिए होगा, इंक्वायरी, डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सारे वही काम हो गए जो सीपीसी के तहत हो जाए। ये 203E पढ़ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ, 203E। सर ये इसकी प्रोसीडिंग का प्रोसीजर है। हाँ, ये प्रोसीजर है, पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। भाई कोर्ट क्या कर सकता है और कैसे तरीकाकार होगा, क्योंकि अपना तो तरीकाकार नीचे तो पता है सारों को, सीआरपीसी क्रिमिनल कोर्ट्स यूज करेंगी, सीपीसी सिविल कोर्ट्स यूज करेंगी, ये कौन सी पार यूज करेगा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि जो प्रोसीजर है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, वही प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर, नेमली क्या, समनिंग, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो ऑर्डर 26 वाली बात और सब 75 और से 78 वाली बात, जो कमीशन लोकल कमीशन अपॉइंट होते हैं, वो सारी बातें। द कोर्ट शैल हैव पावर टू कंडक्ट दिस प्रोसीडिंग रेगुलर प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीम फिट, जिस तरह उसको अच्छा लगता है वो क्या करेगा, उसको लेके जाएगा।
और कोर्ट शैल हैव पावर ऑफ हाई कोर्ट टू पनिश ऑन कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट में भी ये सजा दे सकता है। और इसी तरह एनी पार्टी एनी प्रोसीडिंग बिफोर 203D, वही बात डी वाली, ठीक है, may be represented by the legal practitioner, कौन, who is a Muslim। अब देखिए हर बंदा पेश नहीं हो सकता वहाँ पे, वकील के तौर पे आप कहेंगे हर बंदा पेश हो सकता, नहीं, वो होगा जो मुस्लिम होगा, पहली बात। फिर and has been enrolled as advocate of high court for period not less than 5 years, या तो हाई कोर्ट का 5 साल का उसका लाइसेंस आ गया या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का वकील, ठीक है, दोनों सूत्र। आर बाय अ ज्यूरिस कंसल्ट सिलेक्टेड बाय पार्टी फ्रॉम आउट ऑफ अ पैनल ऑफ ज्यूरिस कंसल्ट्स मेंटेन्ड बाय द कोर्ट फॉर द पर्पस। अब इस कोर्ट ने एक ज्यूरिस कंसल्ट पैनल बनाया होता है, जैसे आप देखते हैं हाई कोर्ट है या दूसरे कोर्ट्स हैं, उसके अंदर लिस्ट उनके पास होती हैं कि ये वकला है जो सानू कदे पता नहीं लगा, हमेशा उनके पास ही जाती हैं जिनका कुछ होता है हमें नहीं पता चलता, खैर उनके पास लिस्ट होती हैं। यहाँ पे भी एक लिस्ट होती है ज्यूरिस कंसल्ट्स की, उसमें से किसी वकील को कहेंगे कि भाई तुम क्या करो, केस प्लीड करो। फॉर बीइंग एलिजिबल टू हैव his name born on the panel of the jurisconsult referred in court, a person shall be an alim। jurisconsult में जाने के लिए क्या होना चाहिए, बंदा आलिम होना चाहिए जो jurisconsult में होगा। and in the opinion of the court is well versed in the शरीयत को अच्छे से जानता हो। jurisconsult के पैनल पे वो शख्स आएगा जो आलिम होगा और क्या करता होगा, शरीयत को जानता होगा, अच्छे से जानता होगा, वो ज्यूरिस कंसल्ट के पैनल पे होगा। नहीं तो फिर या 5 साल की हाई कोर्ट की वकालत होगी या सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो कुछ होगा, लेकिन शर्त मुस्लिम की। फिर a panel, a legal practitioner or jurisconsult representing a party before the court shall not plead for the party but shall state, expound and interpret the injunctions of Islam relevant to the proceedings insofar as may be known to him and submit the court a written statement of his interpretation of such injunction। क्योंकि हमें नहीं, वो आपके लिख के बताएगा कि ये मैटर की इंटरप्रिटेशन मैंने ऐसे की है, वहाँ से की है, तो ये जैसे कि रिटन स्टेटमेंट देते हैं वैसे ये जब प्लीड करेगा तो ये लिख कर, अभी आपने देखा होगा नीचे भी कोई अच्छा जज आए वो कहता है जनाब रिटन आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, तो ये वो बात कर रहा है। फिर द कोर्ट में इन्वाइट एनी पर्सन इन पाकिस्तान और अब्रॉड whom the court considered to be well versed in Islamic law to appear before it and render such assistance as may be required of him। किसी बंदे को बुलवा भी सकता है, किसी वो कहे जी मुफ्ती साहब फलां को बुलाना है, सऊदीया से बुलाना, इस बात का हमें नहीं पता चल रहा, तो वो किसी को भी बुलवा सकते हैं। और कोर्ट फीस इस सूरत में नहीं लगेगी, कोई एप्लीकेशन पटिशन दायर होती है तो कोर्ट फीस नहीं लगेगी। और रिव्यू अपने डिसीजन को कोर्ट रिव्यू भी कर सकता है, ये 203E का 9 है जिसके अंदर रिव्यू की बात है। और F में अपील टू सुप्रीम कोर्ट है। मेरा ख्याल है थक गए होगे कि होर पढ़ लीजिए, मैं तो मुका छड़ना जी हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू। चलो